नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के अजगरा विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव किरण जी। राजीव किरण जी के बारे में मैं बता दूं कि राजीव किरण जी युवा भाजपा नेता हैं और पढ़े लिखे नेताओं में उनकी गिनती होती है। गाजीपुर के देवकली विकासखंड के वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। तो आइए सीधे राजीव किरण जी से चलते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या मुद्दा है इन चुनावों में, उनका क्या मानना है, कैसी सरकार होनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि जानते हैं विधानसभा चुनाव की बयार चल रही है, तिथियां घोषित हो चुकी हैं। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए, आपका सफ़र, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आप फिर कैसे पॉलिटिक्स में आए, थोड़ा सा पहले अपनी चीज़ों पे। मैं छात्र से ही अपने जीवन से ही जुड़ा हुआ हूँ, राजनीति से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरुआत की इस चीज़ के बारे में। और 2006 से मन बनाया इस चीज़ का कि कम उम्र में किसी तरह अपनी एक पहचान बनाई जाए राजनीति में। तो मेरा गृह जनपद गाज़ीपुर है। मैं वहीं से विदेश MBA मैंने किया है इंग्लैंड से। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले हमें बताएं थोड़ा। अच्छा, ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है, DU जी। और उसके बाद मैं बाहर गया, विदेश में गया, वहाँ से नेशनल सर्टिफिकेट इन बिज़नेस स्टडीज़ का कोर्स किया। और उसके बाद क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुड़ा हुआ था पहले से पॉलिटिक्स में, तो मैं अपने गृह जनपद में आया, होमवर्क किया, गांव में रहा, समझा कि यहाँ की पॉलिटिक्स में कैसे आया जाए। तो शुरुआत से ही कम उम्र में एक एहसास तो हुआ कि सबसे टफ़ काम है आपको पॉलिटिक्स में एंट्री करना। तो उसके लिए आपको एक राजनीतिक में अपना पहचान बनानी होती है। तो मैंने ब्लॉक प्रमुखी से शुरुआत की इस चीज़ में। तो गया, पहले BDC का चुनाव में पूरा ध्यान दिया। उसके बाद लोगों ने समर्थन किया तो निर्विरोध BDC बना दिया मुझे। और उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुखी में जब आया तो मेरी उम्र से 25 साल थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई आप कम उम्र में हैं, आपको, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े लोग लड़ रहे थे। पर मैंने इनसे बोला कि नहीं, आपको युवाओं को आगे बढ़ाने का वो करना चाहिए। और ख़ास तौर से गांव की राजनीति से जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो डेवलपमेंट का काम है वो इसी लेवल से ही शुरू होता है। ये हम रोकना चाहेंगे, इतनी विदेश से आपने MBA की डिग्री प्राप्त की, तो आप चाहते तो अच्छा खासा पैकेज पे आप विदेश में अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में ही क्यों चुना, क्या वजह थी? क्योंकि हमारे जो समाज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, वो दलित समाज है। मैंने जब उनके बीच में जाया और देखा, उनकी परेशानियों को देखा, तो पहले तो ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से उनकी मदद करी जाए। तो मैं विदेश में रह के तो ऐसा नहीं कर सकता था, जो कि मेरे मूल विचारों में, हम लोग की फैमिली में भी यही है कि सब लोग पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। तो इस वजह से प्रशासनिक सेवा से मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। पर राजनीतिक हेल्प एक अलग चीज़ होती है। वो सिर्फ एक आपकी मदद नहीं करनी है, आपको मानसिक रूप से भी आपके साथ खड़ा होना होता है। उनकी दुख तकलीफ़ में भी आपको उनका साथ देना होगा। उनकी कोई परेशानियां होंगी, आपको वहाँ तक, प्रशासन तक ले जाने का काम हम लोग का काम होता है। तो मैंने पहले अपने समाज के लिए ये चीज़ सोची और उसी के लिए, उसी आधार पे, उसी मूल विचारों से आगे बढ़ने के प्रयास किया। जी। अच्छा, जैसे कि परिवार में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके परिवार में IAS वगैरह भी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो परिवार के पृष्ठभूमि में थोड़ा हमें बताएं कि किस पद पे आपके पिता क्या रहे हैं, क्या? पिताजी मेरे PCS अधिकारी रहे, उसके बाद उनका काफ़ी अच्छे पदों में रहे हैं, गृह विभाग में रहे हैं, सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मेरे भाई बहन सब लोग प्रशासनिक सेवा में हैं जी। तो अब वो कहाँ पोस्टेड है, मैं इस चीज़ की चर्चा नहीं करूँगा। अच्छा, हम ये पूछना, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप चूँकि पॉलिटिक्स में आए, तो उत्तर प्रदेश में दलित की जो एक पहचान होती है, माना जाता है कि अमूमन बहन जी के साथ दलित समाज की ज़्यादातर लीडर और जनमानस रहता है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ। तो आप भाजपा को आपने चुना, ये एक अलग लग रहा है। और इसमें क्या आपकी सोच थी कि BJP को आपने क्यों चुना? लंबे समय से आप BJP से जुड़े हुए हैं, आज भी हैं BJP के कार्यकर्ता हैं आप, तो इसमें BJP को चॉइस करने की क्या वजह बनी? देखिए, सबसे अहम रोल जो है वो हमारी पार्टी का जितना भी स्कीम्स हैं
तो वो ज़्यादातर बेनिफिशरी वो हमारा ही समाज है उसका। जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, जैसे बहुत बहुत सारी योजना है, तमाम योजना है जिसका बेनिफिशरी अब जैसे प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में आ रहा है, तो उसमें जो जितने भी लाभार्थी हैं उसमें लगता है ज़्यादातर हमारे ही समाज के लोग हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो उसमें उन लोगों ने इतना काम किया है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने कहा ये जो जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उसके विचारों को मैंने अपना समझा कि नहीं, ये मेरे लिए इस वक्त जो अपने लोगों को अगर मुझे कोई मदद करनी है तो इसके माध्यम से ही मुझे करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा। और दूसरी, वो आज की तारीख में सिर्फ इस जैसे कास्टिज़म की बात में नहीं कर रहे हैं, वो गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं। और गरीब कोइंसिडेंस की बात है कि वो हमारा समाज है, क्योंकि वो 24% आबादी है। और वो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर योजनाएं हैं, ज़्यादातर ऋण माफ़ होते हैं तो उन्हीं के लिए ही होते हैं। तो सरकार के ऊपर उनका एक बर्डन भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रही है। जैसे अभी श्रम में 1000 रुपये अकाउंट में आया, तो ऐसे करते हुए मुझे लगता है कि ज़्यादातर लाभार्थी हमारे ही उसमें हैं। वो सब लोग मुझसे बोलने भी लगे कि देखिए सरकार से पैसा आया है हमारे लिए गरीबी में। इस लॉकडाउन में आपने जो फ्री में अनाज दिया, उसके लाभार्थी सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं। तो ऐसे करते करते मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्रेसिव सोच विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, लोगों के प्रति है, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को उन्होंने सामने ऐसा किया, तो वो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा राजीव जी, आप चूंकि दलित समाज से आते तो जरूर है, लेकिन आपकी छवि जो मैंने देखी है कि आप हर वर्ग में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और हर वर्ग की आवाज़ आप उठाते हैं। किसी को कोई परेशानी हुई, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना, आप वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। तो आप अपनी छवि को न केवल दलित और बल्कि सर्व वर्ग के हित के लिए आप बना रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, पढ़ाई लिखाई एक चीज़ का फ़ायदा आपको ज़रूर देती है कि आप ये जानते हैं कि लोगों की क्या क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में। मैंने इस बात दलितों की इसलिए कही क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी उन्हीं के बीच में है, और हमारा मेन मकसद ये है कि गरीब हटाओ किसी तरह। और गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। जैसे बात गौतम बुद्ध भी बोलते हैं इस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ को देखा है कि अपने लोगों को जब तक आप गरीबी से नहीं हटाएंगे तब तक वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ सकता, चाहे वो किसी जाति के हों। तो हम लोगों ने इस चीज़ का पूरा ध्यान दिया, चाहे वो अपर लॉबी के लोग हों, चाहे वो हमारे समाज के हों। हाँ, तो इसमें हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगा कि हम लोगों ने एक बार ऐसा सर्वे करवाया कि पार्टी का क्या क्या हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बदलाव ला सकते हैं। तो ऐसे करके ज़्यादातर 90% लोग वो इसी समाज से आए। उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। उन्होंने ये तक बोला कि हमने पार्टी का नमक खाया है तो हम उनकी नमक हरामी कैसे करेंगे, मतलब इस टाइप की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको मतलब इस चीज़ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे उन लोगों के बात सुनी, उनके लिए काम करा है। ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है ये, तो उसको और ध्यान में रखते हुए ये काम बहुत सीरियसली हुआ है। राजीव जी, आप चूंकि समाज में सालों से यहाँ सक्रिय हैं, विधानसभा में, जिले में, प्रदेश में भी आप घूमते रहते हैं भाजपा की तरफ से, तो एक समय था जब ये माना जाता था कि दलित वर्ग के लोग बहन जी को ही वोट करेंगे क्योंकि वो उनके हक की लड़ाई लड़ती हैं या लंबे समय से लड़ती आ रही हैं, ऐसा दावा होता है बीएसपी में। क्या बदलाव हो रहा है अब? दलित वर्ग क्या भाजपा में भी आ रहे हैं जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने साथ दिया था? भैया देखिए, इसके बारे में कोई भी नहीं चर्चा कर रहा, पर ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो राजनीतिक वातावरण है उसमें जो जिस हिसाब से सरकार ने लोगों के लिए इतनी सहायता की है, ख़ास तौर से इस मुश्किल समय में जो लॉकडाउन का समय रहा है, ये सर्वाइवल का समय था और सरकार ने उनके लिए बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करी, जो खाने पीने की सही सामग्री हो, वैक्सीनेशन हो, दवाइयाँ हो, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था इस समय। उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, उन्होंने ये सारी चीज़ को देखा है कि हमारे लिए सरकार क्या क्या नहीं कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में वो सिर्फ इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि बहन मायावती जी बीएसपी में हैं या गठबंधन में अखिलेश जी की सरकार बनी है, उस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। जो उनको उनकी मदद कर रहा है, जो विकास के कार्यों में
उनकी सहायता कर रहा है, वो सर्वोपरि है। इसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैं फिर से ख़ास तौर से अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अजगरा विधानसभा में बहुत ध्यान दिया है। ख़ास तौर से यहाँ पे जो सांसद हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारी उद्योग मंत्रालय उनके पास है, पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए ऐसा कोई भी कार्य है जो उनसे अछूता रहा हो। किसी भी, आप खुद लोग अगर देखे हो अजगरा में, आप जाइए, रोडें कितनी अच्छी हैं, उसमें 90% शेयर इन लोगों को जाता है। तो मैं बिल्कुल उस चीज़ के लिए करूँगा कि अगर दोबारा ये लोग बन के आते हैं तो इस क्षेत्र को बदल देंगे। आप लोगों ने देखा ही है काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर या रिंग रोड हो, रिंग रोड तो पूरी हमारी विधानसभा को बेनिफिट देती है। उसमें गरीब बस्तियों में सोचिए कि लोगों को मुआवजा मिला है करोड़ों करोड़ों रुपए। ऐसे ऐसे रोड्स निकल के आ गई हैं कि वहाँ पे आज की जो स्थिति है सबको फ़ायदा मिला है, क्योंकि लैंड के रेट्स बढ़ गए हैं, बहुत वैल्यू बढ़ गई है, रोज़गार मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ ही रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों ने इस चीज़ को, प्रयास को करते करते हम लोग अचीव भी कर जाएंगे बहुत ही जल्दी। यहाँ पे आप देखिएगा जो रेशियो है, जो गरीबी का रेशियो है, वो कम होगा। अच्छा राजीव जी, चूँकि आप एक आपका विजन रहता है, तो अजगरा विधानसभा के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? अगर अजगरा विधानसभा में मौका मिलता है तो आपको क्या क्या चीज़ें, जो ऐसे मुद्दे मानते हैं जो वहाँ पे अभी कराने चाहिए, जो वहाँ पे कार्य होने चाहिए जो नहीं हुए? जी, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो हम लोगों ने सोची है, ख़ासतौर से मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा। प्रधानमंत्री जी की तरफ से तो बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में इतनी मदद हो रही है, तो हम लोग भी अगर जीत के आते हैं तो उनके जैसे खेलने कूदने की जगह लड़कियों के लिए नहीं होती है, ग्राउंड नहीं होते हैं ग्राम सभा में, तो मैंने उनके लिए सोचा है कि अगर मैं बन के आता हूँ तो मैं उनके लिए वहाँ पे एक ऐसा आउटडोर एक्टिविटी के लिए झूले हों या ऐसी जगह हों जहाँ पे लाइब्रेरीज़ हो, जहाँ पे वो बैठ के अपने अपने बच्चों को वातावरण दें, अपने पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाएं। तो ऐसे कर करके हम लोग अपनी एक एक ग्राम सभा चूज़ करते हुए उस पर वो काम करेंगे। और ख़ास तौर से जब लाइब्रेरीज़ गांव में जाएंगी तो जो वातावरण होता है पढ़ने का, वो थोड़ा सा एक्सीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और जितनी पढ़ाई लिखाई होगी उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि वो एग्रीकल्चर में भी प्रोत्साहन देगा उस चीज़ को लेके। जी। अच्छा, बालिका शिक्षा पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, बालिकाओं की शिक्षा पे, ग्रामीण बालिकाएं जो? जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम लोग उनके ऊपर ध्यान देंगे, देखिए सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पर फोकस हमारा वो रहेगा बच्चे और बच्चियाँ, क्योंकि वो हमारा भविष्य हैं। और अगर हम लोग अभी से उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के उनको भी और हम लोगों को भी डेवलप होने में वो आएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर हम लोग बच्चों पे, जैसे प्रधानमंत्री जी भी खुद भी इस चीज़ पे, सब लोग का फोकस है कि वैक्सीनेशन हो प्रॉपरली, छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहाँ से। तो अगर इस चीज़ को ध्यान दिया जाए तो आप भविष्य को बहुत ज़्यादा वो करेंगे। और दूसरी बात है नौजवानों की, तो अगर हम ऐसे एजुकेशन को इस लेवल से शुरुआत करेंगे तो उनको भी ये चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर में अगर हम खुद का एम्प्लॉयमेंट यूज़ कर सकते हैं, खेती बाड़ी कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में सबको पता है कि कौन सी सब्जियां उगाएंगे या कौन से ऐसे फल या ऐसे कौन से कर सकते हैं जो आपकी लैंड को सूट करता हो। तो हम लोग इस बेस को एजुकेशन पे लेके आ रहे हैं, और कुछ NGOs भी हैं जिनसे मेरी बातचीत चल रही है कि वो जाएं और हम लोग की ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधानों से लेके ब्लॉक स्तर पे जाके एजुकेट करें कि उनकी ज़मीन में क्या क्या हो सकता है, ताकि उनको ये लगे कि 4-5 फसलें, कम से कम 4 फसलें वो एक सीज़न में निकालें, एक साल में निकालें, मुनाफा हो, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। देखिए अगर उनके पास पैसे का स्रोत बढ़ जाएगा तो वो अपने आप रोज़गार की इतनी वो नहीं रहेगी। हमें बेसिक फैसिलिटीज़ पे उनके ध्यान देना है। और दूसरा ये भी है कि अगर देखिए यहाँ पे 24 आवर्स बिजली है, तो हम लोग ये भी फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग आएँ, क्योंकि आपके पास पहले तो गांव में इतनी बिजली नहीं होती थी, पर आप गांव में भी छोटा छोटा काम कर सकते हैं। अमूल डेयरी का प्लांट यहाँ पे खुला है, तो सबको ये बोला जा रहा है कि आप अपने यहाँ गाय भैंस की अगर व्यवस्था है तो आप इसको देखिए, ये भी अपॉर्चुनिटी है। कम से कम 1-1.5 लाख हाउस होल्ड्स को इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। साल भर के अंदर वो प्लांट भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आप छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़, छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज आप पब्लिक को दे रहे हैं। अच्छा राजू जी, अब थोड़ा सा हम लोग आए पॉलिटिक्स में, तो जैसे अखिलेश यादव
जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो तमाम दावे कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी है, गुंडा राज है, हमारे समय में बेहतर व्यवस्थाएं थी, और तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सूची में नाहिद हसन, आजम खान जैसे तमाम नेता ऐसे हैं जो जेल में हैं भी हैं अभी। तो इस पर क्या मानना है, उनका आरोप क्या है? वो केवल चुनावी स्टंट है या फिर क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सब चुनावी स्टंट है। आपके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे थे आपको ध्यान होगा। 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा आरोप लगाया गया कि वहाँ पे जो उनके चेयरमैन थे उनको हटा दिया गया, और वो हटाया ऐसे नहीं गया, उनको हाई कोर्ट के थ्रू हटाया गया। मतलब कोर्ट ने उनको हटाया, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को। तो अगर उनको ऐसा करा गया है तो इसका मतलब है कि उसमें धोखा, उसमें धांधली हुई है। 56 अधिकारी शायद एक ही जाति के आ गए थे, एसडीएम जी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक उनकी छोटी सी छवि है जो दिखाई दे रही है। जो डिज़र्व करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, उनके खिलाफ ये, मतलब मुझे तो लगता है कि उनको अगर इस चीज़ के बारे में पता चले कि ऐसे सरकार ने गंभीर काम किए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, भर्ती घोटाले में विकलांग तक को पुलिस की भर्ती मिल गई है, आप सोचिए। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि हमको तो नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई भी इस चीज़ को देख रहा होगा कि इनकी सरकार आएगी तो ये लोग ऐसे काम दोबारा ना करें। और अखिलेश यादव के खुद कार्यकाल में ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन मुख्यमंत्री के बिना ऐसी चीज़ कर दे, वो उनके जानकारी में होगी चीज़, तभी तो भाई इतने उनकी बिरादरी के लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ हुई होगी। ये गंभीर आरोप है उनके ऊपर। ये तो मैं छोटी से बात बोल रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद यंग एज के हैं। अब आप योगी जी की सरकार को देख लीजिए, पूरा 0% इंटरफेरेंस है सरकार का। जो भी लाभार्थी, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको अगर अपनी पढ़ाई लिखाई बेस पे ही जॉब मिलने आए, ये तय है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये जो सरकार है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गारी के लिए, खेती के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए विचार कर रही है। और ऐसा नहीं है कि 5 साल में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए समय चाहिए। और उनके पास एक ऐसी टीम तैयार है जो वाकई में उस चीज़ को कर रही है। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार दंगाइयों की है, योगी जी की सरकार को, जबकि इस सरकार में दंगे नहीं हुए 5 साल में, और उनके में कैराना में तमाम दिक्कतें हुई, तमाम तरह के बातें सामने आई दंगों की। तो वो फिर ये आरोप, ओम प्रकाश राजभर भी तमाम आरोप लगा रहे हैं, जो कभी पहले बीजेपी में थे, विधायक बने, मंत्री बने, आज वो उनके साथ खड़े हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है? उनकी पार्टी के एमएलए हैं हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि अगर आप उनका डेटा निकालेंगे तो 420 के 2-3 मुकदमे उनके ऊपर हैं। आप कैलाश सोनकर की बात कर रहे हैं, अजगरा विधायक? हाँ, वो उन्हीं के पार्टी के हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी की क्रेडिट में आप ऐसे मैं बात करूं कि अगर उनको इतना ही होता, इतना ही सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे होते कि सरकार में है वो है, तो वो कभी भी मतलब अपने लोगों को, ऐसे लोगों को अपने पार्टी में नहीं आने देते जिनकी छवि इतनी ख़राब है। और अगर वो उनका विधायक है तो वो सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर ऐसे लोगों को ही मतलब वो करते हैं। क्योंकि मैं उनके पूरे यूपी के बारे में नहीं, मैं पूर्वांचल के बारे में भी बताऊं कि अपने लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि मतलब वो शोभनीय नहीं है। हम लोग भी बात करते हैं तो हम किसी से गाली गलौज करके नहीं बात करते, तो वो एक शोभनीय नहीं है। दूसरा, जनता के बीच में अगर आपको कोई काम करता है तो आपको मौका मिला था, आप जहुराबाद से विधायक थे, आप मंत्री थे सरकार में, आप अपने ही घर में काम नहीं कर पाए। बताते हैं कि मैं अपने घर में एक रोड बना रहा था, इसके लिए सारा बवाल हुआ। तो अगर आप अपने ही घर में नहीं सक्षम नहीं है तो आप दूसरों का क्या काम करेंगे? वो तो बोलते थे कि हमारी सुनी नहीं जाती थी, डीएम नहीं सुनते थे, मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते थे, सरकार नहीं सुनती थी, जबकि खुद मंत्री थे। मंत्री कैसे बन गए वो, अगर उनकी सुनी नहीं जाती थी? वो अगर वो भाई मंत्री बने हैं किसी भी विभाग के, हाँ, दिव्यांग कल्याण मंत्री, उसमें विभाग उनको मिला था, उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया है क्या नहीं किया उनके लोग बेहतर जानते हैं। और अगर मैं उनके लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ पे पार्टी का एमएलए है, सुहेलदेव पार्टी से ही उनके एमएलए हैं, आप जनता से पूछ के आइए कि उन्होंने कितना काम किया है। जनता तो बोल रही है उनको चेहरा ही नहीं देखा उनका चुनाव जीतने के बाद का। एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है। गठबंधन से उन्होंने बस फ़ायदा लेने के लिए किया है कि किसी तरह उनको फ़ायदा मिल जाए। काम या उनका प्रोग्रेसिव सोच
वो मैटर नहीं करती। उनके लिए बस मैटर करता है कि किसी तरह उनको विधायक बन के किसी तरह यहाँ से स्रोत बन जाए, क्योंकि विधायक भाई विधायक निधि का गैर इस्तेमाल करता है, सरकार के रिसोर्सेज का गैर इस्तेमाल करता है। वो उन्होंने कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं वो। अच्छा, बोलते कुछ हैं ओम प्रकाश राजभर, करते कुछ हैं। अब बोला था कि शिवपुर से लड़ेंगे, बेटे को लड़ा दिया, और तमाम आरोप भी लगते रहते हैं कि अजगरा की सीट को रोके रखा है क्योंकि पैसा उनको मनमाफिक नहीं मिल रहा है, टिकट पैसे से बेचते हैं। ये सब तमाम आरोप लगते हैं। इस पर क्या मानना है वो फिर उनके बारे में? ये तो विचार हैं उनके, उनको अगर पैसा चाहिए तो कोई ना कोई तो उनको देगा ही, उनको लगता है कि। और वो ऐसे ही लोगों को ढूंढते भी हैं जो जिनके खिलाफ 420 के मुकदमे हों, जो बहुत पैसा कमाए हों, 2 नंबर की कमाई हो, वही तो आदमी देगा। कोई ईमानदार आदमी या कोई नेता आदमी क्यों देगा उस चीज़ के लिए? तो वो ऐसी कैटेगरी के लोगों को लेके आ रहे हैं कि वो जनता को भ्रम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो एमएलए बन के जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर तो है नहीं कि जो वो काम करने जा रहे हैं, भाई वो ऐसा आदमी लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और उन लोगों ने उनको देखा भी हुआ है। हमारे यहाँ वो विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर के लड़के, यहाँ पे शिवपुर से लड़ने जा रहे हैं, उनको भी जवाब देना होगा कि क्या कर लिया उनके फादर ने भी या उनके लोगों ने। अब देखिए वो अपने बच्चों के लिए टिकट भी करा रहे हैं, ये भी गलत चीज़ है। यहाँ पे वो आए, डिक्लेयर करा उन्होंने कल शिवपुर का टिकट, और बगल में उनका सिटिंग एमएलए उसका नहीं किया, अपने लड़के का कर दिया टिकट। अभी अजगरा का टिकट नहीं जारी किया जी, और बल्कि उनका विधायक है वहाँ से, तो भी नहीं किया। तो मुझे लगता है उसमें दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ वो उन लोगों को लग रहा होगा, कोई कहीं से मिले या कुछ हो। या अब इस पार्टी में आप जान ही रहे हैं, स्रोत ही यही है, इनकम का स्रोत ही यही है जी। वो ये चाहते हैं कि ऐसे अब जैसे माफिया टाइप के लोग आ जाएं जो दे सकते हैं, उनके लिए यही पार्टी है। वो तो बोल रहे हैं खुलेआम कि मुख्तार अंसारी से मिलने गए थे, हम जेल में गए थे, उनको कोई डर नहीं रहता, बोलते हैं सबके सामने। हाँ हाँ, वो तो बोलेंगे क्योंकि भाई उनको लगता है कि ऐसे ही लोग हैं राजनीति में जो उनकी मदद करेंगे। भाई साफ़ सुथरी छवि का आदमी तो नहीं आएगा मदद करने के लिए, तो ऐसे ही लोग आएंगे। उनको भी ऐसे ही लोग मिल भी जाते हैं, नो डाउट ऐसे लोग हैं भी जिन्होंने भाई धोखे से कमाया हुआ है, जिनके पास काला धन है, ऐसे लोग हैं। अब वो उनके टच में आ गए जी। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है राजू जी कि अजगरा विधानसभा से यदि बीजेपी उम्मीदवार देती है या आपको टिकट मिलता है तो आप कैसी भूमिका आप अदा करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे या कैसे? देखिए, मैं पार्टी के सारी नीतियों को, सारी की योजनाओं को उनके सामने ले जाने का काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर से युवाओं में, क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि युवाओं का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि हम ही लोग हैं जो 40-50% जनसंख्या है यहाँ की। हमारी ही तकलीफ़ पूरे देश की तकलीफ़ है, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो देश भी अच्छा करेगा। तो ख़ास तौर से यहाँ पे हमारे मंत्री जी महेंद्र नाथ पांडे जी, उनकी भी विचार ऐसे ही हैं। हमारे ज़िले के सांसद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी विचार यही हैं। तो वो चाहते हैं कि युवाओं को किसी तरह ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोगों को पार्टी में लाया जाए, ताकि वो पार्टी की जो विचार हैं उसके में काम हो सके। इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, पर वो जनता तक पहुँचे कैसे, उसके लिए उनको लोग चाहिए। और मुझे लगता है हम लोग अगर आएंगे तो ऐसी टीम तैयार होगी और पार्टी के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा, पार्टी के लिए एक ऐसा काम किया जाएगा कि उनको लगे कि नहीं, जैसे हम लोग अभी 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसको 25 साल शताब्दी का वो लेके आएंगे कि हमारे 25 साल तक आगे की सोच है। तो उस 25 साल को कौन आगे बढ़ाएगा? एक युवा ही आगे बढ़ा सकता है। उस 25 साल को ले आना, वहाँ तक एक अपना इमेज बनाना, एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग विजन साथ में लेके चलना। दूरदर्शिता अगर आपके पास नहीं होगी तो आपकी प्लानिंग कैसे होगी? तो प्लानिंग के तहत मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आगे आपको भविष्य में दिखाई देगा। मुझ जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग विचारों के हैं, पर सबका गोल एक ही है कि किसी तरह भी हम अपने भारत, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ वाराणसी के अजगरा विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव किरण जी, जिन्होंने बातें कही, समाजवादी पार्टी के तमाम दावों को उन्होंने खोखला बताया और तमाम भाजपा की नीतियों से अवगत कराया, भाजपा के आने वाले अगले कार्यकाल के लिए मुद्दों को बताया, तमाम बातें हमसे साझा की। उत्तम सवेरा के लिए कैमरा पर्सन अशोक पांडे के साथ मैं चंदन कुमार पांडे, धन्यवाद।